वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। 146 मिश्रा परिवार का अंत। शौर्य इस वक्त अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ बैठा था, तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जब शौर्य इस कॉल को उठाता है तो सामने से एक आदमी शौर्य को धमकाता है। लेकिन शौर्य तो शौर्य था, वो भी उस आदमी से उसी अंदाज में बात करता है। शौर्य की उल्टी बात सुनकर सामने वाला आदमी हिस्से से बोलता है, तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? मेरा नाम अजीत मिश्रा है और मैं उत्तर प्रदेश का बेताज बादशाह हूं। मैं अगर चाहूं तो तुझे चुटकी में खत्म कर सकता हूं। शौर्य ने जब ये सुना तो वह हंसते हुए बोला, अबे साले दो कौड़ी के पॉलिटिशियन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरी इन गीदड़ भपकियों से डर जाऊंगा? अबे मेढक की औलाद, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर तुझे लगता है कि मैं तुम्हें खोखली धमकी दे रहा हूं तो एक बात याद रखना, मैं कोई खोखली धमकी नहीं देता। मैं जो बोलता हूं वो मैं करता भी हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो भी मूड आए तो करता हूं। और फिलहाल अपना मूड रावड़ी बनने का बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए किसी अच्छे बच्चे की तरह अपनी माँ के गोदी में जाकर लेट जा, वरना शौर्य आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अजित मिश्रा हंसने लगा और बोला, तुझे क्या लगता है तेरी कोई कमजोरी नहीं है क्या? कभी भी याद रखना चाहिए कि अगर आपके दुश्मन अगर ज्यादा हो तो अपने कमजोरियों को उनसे छुपाकर रखना चाहिए। और तू तो अपने कमजोरियों को ऐसे ही खुले में छोड़कर बैठा है। तेरी माँ और तेरे बाप के साथ तेरी वो मंगेतर, उन तीनों को भी मैंने उठाया है, अब क्या करेगा तू? शौर्य ने एक क्षण तो उसे बहुत हंसी आई और हंसते हुए वह बोला, अबे मिश्रा, तू तो बहुत भला आदमी निकला रे। उन तीनों को तो मैं खुद मारना चाहता था पर मार नहीं पाया। अब एक काम कर, उन तीनों को तू मार दे और तू ही उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा देना, यहाँ भेजने की भी कोई जरूरत नहीं है। मजे कर मिश्रा। इतना कहकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य की बात सुनकर मिश्रा भी बहुत ज्यादा शौक हुआ था। उसने उसी आवाज में कहा, अबे मैंने कहा तेरी माँ और बाप मेरे पास है और तू मुझे कह रहा है कि मैं उन्हें मार दूं। तभी शौर्य उससे कहता है, मिश्रा तुमने मेरे बारे में लगता है आधा अधूरा ही पता है। तू ज्यादा मत सोच, बस उन्हें मार दे, मेरे पीछे की परेशानी खत्म हो जाएगी। शौर्य की बात मिश्रा को समझ में नहीं आ रही थी। उसने फिर सोचा कि शौर्य उसे जानबूझकर ऐसा बोल रहा होगा। उसने फिर एक बार सीरियस होकर शौर्य से कहा, मैं उन्हें सच में मार दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब शौर्य ने उसकी बात सुनी तो उसने उससे आखिरी बार कहा, ये देख चिलगोजे, मैंने तुझे कह दिया है कि तू उन्हें मार सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तीनों अब मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते। इतना कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ दीनानाथ और बड़े दादाजी शौर्य की बात सुनकर उसकी शक्ल को देख रहे थे। उन्हें ऐसा देखकर शौर्य ने कहा, उस औरत को और इस बुढ़े के बेटे को अजित मिश्रा नाम के एक पॉलिटिशियन ने किडनैप करवाया है। वो मुझे उन्हें मारने की धमकी दे रहा था तो मैंने उसे उन्हें मारने के लिए कह दिया। शौर्य इतनी लापरवाही कह रहा था जैसे मानो उसे उनके जान की कोई परवाह नहीं थी। उसकी बात सुनकर बड़े दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने आगे जाकर खींचकर एक थप्पड़ शौर्य के गाल पर रसीद दिया। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारी नफरत उनके प्रति बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दो। आखिर उन्हीं का खून तुम्हारे रगों में दौड़ता है। इस बात को तुम झुठला नहीं सकते। अब चुपचाप जाओ और उन्हें सही सलामत लेकर आओ। वो दोनों इसी खानदान के लोग हैं, कोई और हमारे परिवार पर नजर उठाए ये हम होने नहीं दे सकते। ये सुनकर शौर्य को पहले बहुत गुस्सा आया, फिर उसने उनकी पूरी बात सुनी और वह शांत होकर बोला, आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो मेरे लिए मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने हाथों से मारने की कोशिश भी तो की थी। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं उनके मौत की कामना करूं? अगर आपको उनकी इतनी फिक्र है तो खुद जाओ उन्हें बचाने। शौर्य ने पहली बार अपने दादा को उल्टा जवाब दिया था। तभी विराज बोला, शौर्य तुम ये मत भूलो कि मिश्रा ने उन्हें तुम्हारी ही वजह से किडनैप किया है। इसका मतलब तुम ही उनके इस हालात के लिए जिम्मेदार हो। विराज की बात सुनकर शौर्य ने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर उसने तुरंत दादाजी से माफी मांगी और विराज को देखा, फिर बोला, भाई लगता है मैं अपनी नफरत व कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया। उसका ये कारनामा देख सभी लोग हैरान हो गए थे। वह ऐसे गायब हो गया था जैसे वह अपनी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया हो। कुछ ही देर में शौर्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था।
उसने जमीन पर उतरकर अपने कपड़े ठीक किए और बड़े आराम से चलते हुए मिश्रा की हवेली की तरफ चलने लगा। दूसरी तरफ रागिनी, आर्या और दुष्यंत मिश्रा के सामने ही बैठे थे और उन्होंने सारी बातें सुनी थी। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य उन्हें मारने के लिए कह देगा। उसकी उनके प्रति नफरत देख वे खुद हैरान थे। वो सोच रहे थे कि उनका अपना खून ही उनकी जान मांग रहा था। ये कैसी बदनसीबी थी उन दोनों की। वहीं आर्या भी अब समझ चुकी थी कि उसके लिए लोगों को जान से मारने वाला शौर्य आज उसके मरने से खुश होने वाला था। उसकी एक गलती ने शौर्य को उससे दूर कर दिया था। फोन करते ही मिश्रा ने तीनों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या देख रहा हूं मैं कि वह लड़का तुम तीनों की मौत पर इतना खुश हो रहा है मानो उसके पीछे से कोई बड़ी परेशानी दूर हो गई हो। तुम लोगों जैसा बदनसीब मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा है। खैर चलो, फिर भी तुम्हें मारने से पहले मैं इस खूबसूरत हसीना का दीदार तो करूं। इतना कहते हुए अजित आगे बढ़ा और आर्या को अपने हाथ से पकड़कर खींचने लगा। तभी उसे खिड़की से एक आकृति उसकी ओर असमान से आते ही दिखाई दी। वह आकृति तेजी से खिड़की को तोड़कर अंदर आकर गिर गई। जब अजीत ने उस आकृति को गौर से देखा तो पाया कि ये तो मुन्ना है, उसका वफादार आदमी। उसके सीने में एक बड़ा फुटबॉल जितना छेद था। उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी और अब उसके वहां गिरते ही उसके शरीर के खून की छींटें पूरे कमरे में बिखर गई थी। कुछ ही देर में वहां शांति फैल गई। तभी एक और आकृति वहां आए और खिड़की पर रुक गई। ये शौर्य था जो अजीत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने आराम से अपने कदम जमीन पर रख दिए और वह धीरे धीरे चलकर अजीत की तरफ आते हुए बोला, यार मिश्रा, तू तो बड़ा आदमी है। इस इलाके में तेरे कई सारे कुत्ते इस पूरे क्षेत्र में फैले हुए थे। मैंने सोचा इन कुत्तों के मालिक को मारने से पहले तेरे सारे कुत्ते ही क्यों न खत्म किए जाए। तो मैंने आते वक्त उन सभी को यमराज के पास स्पेशल काम के लिए भेज दिया है। अब तेरी बारी है। शौर्य बहुत शांत था मगर उसका ऑरा इतना ज्यादा वजनदार था कि बाकी लोगों की सांसें अटक रही थी। उनके ऐसा लग रहा था मानो उनके ऊपर हजारों किलो का वजन रख दिया हो। शौर्य ने मिश्रा को उसके गले को एक हाथ से पकड़ा और उसको हवा में उठा लिया और बोला, मिश्रा एक बात बता, मेरी तो तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। और मैंने आलिया को पकड़ा, छुआ, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन तेरी क्यों सुलग गई? तू क्या इतनी बड़ी तोड़ है कि तू अपने मन में आए तब किसी को भी जान से मार देगा और जब लगे उन्हें उठा लेगा? तू है क्या चीज? तू कोई शक्तिमान है क्या? शौर्य की बातों से उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था मगर इस वक्त उसकी गर्दन शौर्य के हाथ में थी। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई। तभी उस कमरे की ओर कई सारे हथियार बंद लोग दौड़कर आए और उन्होंने अपनी बंदूकें शौर्य के ऊपर तान दी। शौर्य ने ये देखा तो उसने अजित को नीचे जमीन पर पटक दिया और हंसते हुए बोला, यार मिश्रा, तूने यहाँ पाले हुए कुत्ते तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। कपड़े तो किसानों के हैं लेकिन हाथ में बंदूक लेकर ऐसे खदेड़ जैसे ये कोई खिलौने हैं। चलो आज मैं इनके साथ थोड़ा गोली गोली खेलता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी गन निकाली और सामने खड़े लोगों पर तान दी। उसके ऐसा करते ही उन लोगों ने तुरंत हरकत करते हुए अपनी हाथ में मौजूद देसी कट्टों से शौर्य पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों के बरसात में शौर्य ऐसे ही खड़ा था मगर उसे एक भी गोली नहीं लगी। लेकिन जब शौर्य ने अपनी बंदूक से गोलियां चलाना शुरू किया तो ताश के पत्तों की तरह वहां उन लोगों की लाशें गिरने लगीं। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को भी पता चला कि हवेली के अंदर कोई बड़ा कांड हो चुका है। वे लोग भी अपने अपने हथियार लेकर हवेली की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही देर में शौर्य ने कमरे आए सभी लोगों को मार दिया था। इस वक्त मिश्रा परिवार के बाकी सदस्य भी वहां अपने हथियारों के साथ उस तरफ आने लगे। दूसरी ओर शौर्य ने उन तीनों को रस्सी से आजाद करवाया। फिर शौर्य अजित को बालों से पकड़कर खींचते हुए लेकर आने लगा। कुछ देर में शौर्य हवेली के बीच बने खाली जगह पर पहुंच गया। उसके पीछे रागिनी, दुष्यंत और आर्य थे और हाथ में अजित के बाल। वहां पर आते ही उसे सामने से अजित के दादाजी अनुपम मिश्रा ने बंदूक दिखाकर रोका और बोला, लड़के ये क्या हरकत है? अभी के अभी मेरे पोते को छोड़ दो वरना यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और अनुपम को देखकर कहा, तो वो तुम हो, लेकिन क्या करे, तुम्हारे पोते ने हरकत ही ऐसी की थी कि मुझे उससे मिलने के लिए यहां आना पड़ा। मेरे पीछे खड़े लोगों को उसने मेरे लोग समझकर उठवा दिया। तेरे पुटेक हरकत पर तू क्या कहेगा? ये सुनकर अनुपम ने अपने दांत पिसे और बोला, हम इस इलाके के बाहुबली है, यहाँ हमारा हुक्म चलता है। हमारे सामने यहाँ कोई नहीं खड़े रहने की हिम्मत करता। हमें हल्के में लेने की भूल मत कर वरना यहाँ से तेरी लाश ही जाएगी। और वो मेरा पोता है, उसे जैसा लगेगा वैसा करेगा। तू होता कौन है उसकी हरकत पर पूछने वाला?
ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर हिलाया और बोला, तेरी उम्र देखकर मुझे लगा तुझे अच्छे और बुरे का अंतर समझ में आता होगा, पर अगर पेड़ की जड़ ही खराब हो तो पूरा पेड़ भी खराब ही होगा ना। कोई बात नहीं, आज मैं उस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ में पकड़े अजीत का सिर जमीन पर इस तरह से पटक दिया कि उसके सिर के चितड़े उड़ गए। सामने का नजारा देख सभी लोगों की सांसें उनके गले में अटक गई थी। अनुपम और उसके परिवार के बाकी लोग इस नजारे को देखकर एकदम सदमे में चले गए थे। सबसे ज्यादा अगर कोई सदमे में था तो वो था अजीत का पिता विनय मिश्रा, क्योंकि अजीत उसका इकलौता बेटा था और इसी वजह से उसने उसे लाड प्यार से बिगाड़ दिया था। इस वक्त उसका बेटा बेमौत मारा गया था। उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी बंदूक निकली और शौर्य पर तान दी और गुस्से से एक के बाद एक गोलियां शौर्य पर चला दी। लेकिन खन खन की आवाज हुई और सारी गोलियां नीचे गिर गई। सभी ने ये नजारा देखा और सभी लोग हैरान हो गए। उनके गले पूरी तरह से सूख गए थे। तभी शौर्य एक शैतानी हंसी हंसने लगा। अगले ही पल शौर्य ने अपनी बंदूक आगे की और अनुपम के माथे को निशाना बनाया और बोला, बुढ़े, ये तेरी परवरिश थी जिस वजह से आज तेरे परिवार के लोग बेमौत मरे जाएंगे। बड़ा बाहुबली समझता है न तू अपने आप को, तो भुगत अपने गंदी पवार की सजा। शौर्य ने अपना हाथ जरा सा बाजू में किया और गोली चला दी। गोली सीधा विनय का माथा फोड़कर बाहर चली गई थी। उसके बाद शौर्य ने अपनी बंदूक दूसरे लोगों पर तान दी और फिर एक बार गोली चला दी। हारवे गोली के बाद एक लाश गिर रही थी। हवेली के अंदर अब सिर्फ लाशों का ढेर था। शौर्य जैसे जैसे चलते हुए आगे बढ़ रहा था वह उसके सामने वाले हर उस इंसान को गोली से मार रहा था। शौर्य के पीछे चल रही आर्या और उसके माता पिता ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनके दिमाग में अब शौर्य का खौफ भर रहा था। उसके प्रति जो प्यार था, जो उन्हें उसे अपनाने के लिए कह रहा था, वह पूर्ण रूप से डर में बदल गया था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे लोग सुरक्षित थे, पर उन्हें बचाने के लिए जो शौर्य ने रक्तपात किया था वह बहुत डरावना था। शौर्य आराम से हवेली से बाहर निकल आया और वह जहां जहां से गुजरा था वहां सिर्फ खून ही खून और लाशें रह गई थी। बाहर आकर शौर्य ने पास ही खड़ी एक रोल्स रॉयस को देखा जो अनुपम की अपनी गाड़ी थी। शौर्य ने सभी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तीनों गाड़ी में झट से बैठ गए। शौर्य ने गाड़ी स्टॉप की और एक आखिरी बार उस हवेली को देखा जो लाशों से भरी थी। वहीं उस हवेली में जिंदा बचे लोगों में शौर्य ने कुछ छोटे बच्चे और औरतों को देखा। उसे उन्हें इस तरह अनाथ बनाकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर इस परिवार ने कितने लोगों को अनाथ बना दिया था, उनके बारे में सोचकर शौर्य ने अपना सिर हिला दिया और वहां से निकल गया। गाड़ी गोरखपुर जिले के एयरपोर्ट पर पहुंची। पूरे सफर के दौरान शौर्य ने उनसे कोई बात नहीं की। एयरपोर्ट पर छोड़ते वक्त शौर्य ने उन्हें कहा, यहां से सीधा घर चले जाना और अपने बुढ़े को फोन कर लेना। इतना कहकर वह अपनी जगह पर गायब हो गया। इस वक्त रागिनी के आंखों में आंसू थे। दुष्यंत की भी हालत ऐसे ही थी। दूसरी ओर आर्या अभी भी डरी हुई थी। उसे शौर्य से भी डर लग रहा था और उस मंजर से भी। क्या शौर्य के इस हरकत की वजह से सरकार शौर्य पर कोई कार्यवाही करेगी? क्या मिश्रा परिवार के अंत की वजह से कोई और भी शौर्य की जान के पीछे पड़ेगा? क्या जो शौर्य कर रहा है ये सही है? अब क्या होगा आगे? इन सभी सवालों की जवाब जानने के लिए बने रहिए। 147 बेशर्म मीडिया। शौर्य अपने माँ बाप को बचाकर अपने विला पर लौट आया था। शौर्य ने सभी से मुलाकात की और सभी आश्वस्त किया कि वे तीनों खतरे से बाहर हैं और उन्हें वापस द्वारिका भेज दिया है। शौर्य की बात सुनकर सभी लोग खुश हुए, पर विराज और जामवाल दादाजी का चेहरा उतर गया। जामवाल दादाजी ने विराज को इशारों से फोन करने के लिए कह दिया। विराज ने तुरंत कैलाश को कॉल किया। कैलाश ने विराज की बात सुनी और तुरंत ही उत्तर प्रदेश सरकार को घटना को दबाने के लिए कहा, मगर भाई साहब ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की पुलिस जनता की नहीं पॉलिटिशियन की वफादार थी, और आज तो उनके बाहुबली की मौत हो चुकी थी। पुलिस वालों ने शौर्य के नाम पर पहले ही एफआईआर रजिस्टर कर दी थी और उसके नाम का अरेस्ट वारंट जारी करके मीडिया को सारी लाशें दिखाई। इस वजह से मीडिया में इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बन गई और टीवी पर शौर्य की तस्वीर हर तरफ दिखाई जा रही थी। मीडिया वाले शौर्य को कातिल, जल्लाद, शैतान, हैवान ऐसी कई उपाधियां दे रहे थे। जब कैलाश को ये पता चला तो उसने अपना सिर पीट लिया, क्योंकि बात अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। इधर मीडिया हाउसेज ने गीतांजलि फॉर्मा को फिर एक बार उन्होंने पुरानी कई हत्या की घटनाओं को खोदकर निकालकर शौर्य के बिजनेस को टारगेट करते हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान तभी वरुण टीवी पर शौर्य की तस्वीर देखता है और साथ ही न्यूज को देखता है। वह दौड़कर लिविंग रूम में आमे टीवी पर न्यूज आ रही है और मीडिया वाले आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कई लोगों को मारा है।
आप जरा इसे जाकर देखिए। शौर्य और बाकी लोग भी तुरंत टीवी के सामने आ जाते हैं। सभी ने टीवी पर एंकर्स को चिल्लाते हुए सुना जो शौर्य से जवाब मांग रहे थे उसने ऐसा क्यों किया। ये देख शौर्य के माथे की नसें उभर आए और मन में ही बोला, साला जरासी दया क्या दिखाए, लोगों ने मेरी ही मार दी। चलो अब इस मैटर को सॉल्व करते हैं। शौर्य ने साइट की मदद से मिश्रा खानदान की सारी काली करतूतों की लिस्ट निकाली और कई सारी वीडियो क्लिप्स भी निकाली। उसने उस डेटा को इंटरनेट के जरिए मीडिया चैनल्स को हैक करके लाइव टेलीकास्ट करवाए। इस ब्रॉडकास्ट को सिस्टम ने इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था मानो कोई प्रोफेशनल मीडिया एंकर कोई कारनामा एक्सप्लेन कर रहा हो। इस ब्रॉडकास्ट को सभी ने देखा और शौर्य के खिलाफ बोलने वाले लोग मिश्रा परिवार की सारी हरकतों को देखकर चुप हो गए। मीडिया वाले अलग से परेश थे क्योंकि उनकी ब्रॉडकास्ट रूम को हैक कर लिया गया था। जब सारी जानकारी लोगों को दिखाई सिस्टम ने ब्रॉडकास्ट बंद किया। जब मीडिया को इसका कंट्रोल मिला तो सारे मीडिया चैनल्स चुप हो गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई देख ली थी। शौर्य ने एक ही झटके में भौंकने वाले मीडिया को चुप करवा दिया था। शौर्य ने फिर वही जानकारी गवर्नमेंट के पास भेज दी और इसे एक सीक्रेट ऑपरेशन के नाम पर की गई कार्यवाही डिक्लेयर कर दिया। इस मैटर को शांत करने के बाद शौर्य वापस टीवी के सामने आकर बाकी लोगों के साथ आराम से बैठ गया। लेकिन तभी शौर्य ने नोटिस किया कि एक मीडिया चैनल अभी भी शौर्य के ऊपर कार्यवाही करने की मांग बार बार कर रहा था। इस चैनल का एंकर बार बार मानवाधिकार की दुहाई देकर इसकी डिमांड कर रहा था। शौर्य को इसमें कुछ अजीब लगा। उसने मुड़कर जामवाल दादाजी को देखा। जामवाल दादाजी ने शौर्य को देखकर कहा, ये न्यूज चैनल लिब्रांडुओं द्वारा बनाया गया है। इस चैनल की फंडिंग देशविरोधी ताकतें करती है। 2006 के पार्लियामेंट अटैक में इसी चैनल के लोगों ने उन आतंकवादियों को मदद की थी। साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान इन लोगों ने पाकिस्तान को लेजर गाइडेड मिसाइल्स को दागने के लिए हमारे बंकरों की सटीक लोकेशंस भी दी थी। लेकिन ये लोग हमेशा हमारे संविधान में मौजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए हमेशा बच जाते हैं। और तुमने जिसे मर था उसकी भी इस चैनल में फंडिंग होती थी। शौर्य ने अपने माथे को थोड़ा सहलाया और कुछ सोचते हुए बोला, तो ये बात है। फिर तो इन लोगों से मिलना बनता ही है। इतना कहकर शौर्य ने कशिश को आवाज लगाई। कशिश जो इस वक्त दूसरे कमरे में घर की औरतों के साथ गप्पे लड़ाने में बिजी थी, दौड़कर शौर्य के पास आए। शौर्य ने उसे देखा और बोला, इस चैनल को खरीद लो और उसके मालिक का फोन नंबर मुझे सेंड करो, बाकी की बातें मैं उसी से सीधा कर लेता हूं। कशिश ने तुरंत चैनल के मालिक का नंबर शौर्य के साथ शेयर किया। शौर्य ने उसे फोन लगाया मगर उसने पहली बार में फोन नहीं उठाया। शौर्य ने एक बार और फोन लगाया और इस बार फोन उठाया तो शौर्य बड़े ही आराम से बोला, प्रणाम सुनील पांडे जी, मैं शौर्य अग्निहोत्री बात कर रहा हूं। शौर्य की आवाज सुनकर सुनील ने तुरंत अपने फोन को ध्यान से देखा, फिर कॉल को रिकॉर्डिंग पर डाल दिया। फिर बोला, बोलिए हैवान जी, या फिर मैं कहीं कातिलों के भी कातिल शौर्य जी, आज मुझे कैसे याद किया। शौर्य ने ये सुना तो उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई और उसने आगे कहा, दरअसल बात यह थी कि आपके चैनल पर अभी भी मेरे बारे में झूठी न्यूज दिखाई जा रही है जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि उस परिवार के लोगों के सारे काले कारनामे सबके सामने दिखाए गए हैं, तो मुझे लगता है आप जानबूझकर झूठ को परोस रहे हो। ये सुनकर सुनील हंसने लगा, फिर बोला, वो क्या है ना, हम ठहरे मानवाधिकार को सबसे ऊपर मानने वाले। हमारी नजरों में ये एक गुनाह है जब किसी इंसान की हत्या की जाती है तो फिर वह इंसान भले ही कोई क्रिमिनल हो और आपको उन्हें सजा देने का अधिकार नहीं होता। और अपने तो उन मासूम लोगों को भी मारा है जो सिर्फ मिश्रा के पास सिर्फ काम कर रहे थे। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और फिर थोड़ी मजाकिया अंदाज में बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम खुद जज बन गए हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को मुझे रंगे हाथ पकड़कर कानून के सामने पूरी उम्र कर जाए जब तक कोर्ट उन्हें खुद कोई सजा न दे? ऊपर से क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने आ जाता कोर्ट में? ये सुनकर सुनील बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोला, ये कानून और कोर्ट का काम है उन्हें कब सजा मिलनी है, और रही बात उनके खिलाफ गवाही देने की तो वो तो लोगों के मन पर डिपेंड था। पर आपने जो किया वह बहुत गलत था। ओह, तो ये बात है, तो ठीक है, आपको जो मेरे बारे में न्यूज में कहना है कहिए। मैंने तो सोचा था कि आप इतनी सच्चाई करके चिल्लाते हो तो आप सच में कोई सच्चे मीडिया वाले होंगे। ठीक है, फिर कल सुबह हम आपके ऑफिस पर मिलते हैं। शौर्य ने उसे जवाब देकर फोन को रख दिया। फिर शौर्य ने सिस्टम की मदद से उसके द्वारा भेजी गई साधक लड़कियों को कांटेक्ट किया और उन्हें सुनील से मुलाकात करने के लिए कहा। इस काम को सभी लड़कियों ने किसी मिशन को तरह ले लिया था। वे लोग इसके लिए शिल्पा को लीड करने के लिए चुनते हैं जो कि उनमें से ही एक साधक थी। इसे ऐसे केसेस हैंडल करने का अच्छा तजुर्बा था।
दूसरी ओर सुनील ने अपना फोन कट होते ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को किसी को भेज दिया। फिर वह उठकर अपनी लग्जरी कार में बैठकर एक नाइट क्लब के लिए निकल गया। जब वह क्लब में पहुंचा तो उसने आज इस क्लब में कई खूबसूरत लड़कियों को देखा। उन्होंने अलग अलग डिजाइन के और स्टाइल के कपड़े पहने थे, मगर उनमें एक कॉमन बात थी और वही ये थी कि उनके कपड़ों का रंग काला था। जैसे ही सुनील अंदर आया, एक लड़की काउंटर पर उसके बगल में आकर बैठी और बोली, हे हैंडसम, क्या मेरे लिए कोई ड्रिंक खरीद सकते हो? आज मैं घर पर बहुत बोर हो गई थी। उस लड़की ने एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहना था, जिस वजह से उसकी टांगें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने ड्रेस का ऊपरी हिस्सा भी अपने सीने से कुछ ज्यादा ही नीचे खिसकाया था, जिस वजह से उसके सीने की उभरी त्वचा साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस लड़की ने एकदम लाइट मेकअप किया हुआ था। उसके लाल ओंठ सुनील को पागल किए जा रहे थे। सुनील ने किसी लालची लोमड़ी की तरह अपनी जीभ को अपने ओंठों पर फिराया और बोला, शो मोहतरमा, बोलिए आप क्या पीना पसंद करेगी? मैं आपके लिए वो ड्रिंक मंगाता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने अपने दूसरे पैर पर पहला पैर रखा और एकदम मादक अंदाज में बोली, डार्लिंग, मुझे वैसे तो टकीला पसंद है, लेकिन आज मेरा मन ट्रेडिंग मॉकटेल पीने का कर रहा है, तो तुम मेरे लिए शर्ली टेम्पल ऑर्डर कर दो। सुनील ने बिना देर किए मॉकटेल की ऑर्डर दी और बारटेंडर ने तुरंत ही अपनी खास कला को दिखाते हुए मॉकटेल बना दी। उस लड़की ने अपनी ड्रिंक को हाथ से उठाया और अपने ओंठों से उसे छुआ और फिर सुनील की ओर बढ़ा दिया और बोली, डार्लिंग, लेट्स शेयर दिस ड्रिंक। सुनील ने जब ये देखा कि उस ग्लास के किनारों पर उस लड़की के लिपस्टिक के निशान थे, तो उसने तुरंत वह ड्रिंक ली और उसी साइड से उसे पी लिया। ये देख उस लड़की ने उसके उस मॉकटेल के ग्लास में एक रूम की चाबी डाल दी और उठकर वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे सुनील भी उठकर जाने लगा। सुनील उस चाबी को लेकर उस रूम के बाहर पहुंच गया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने अंदर आते ही पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर जब वह मुड़ा तो उसके होश उड़ गए थे। उस कमरे में एक से बढ़कर एक 6 लड़कियां थीं। तभी एक लड़की बोली, क्या शिल्पा दीदी, आप भी ऐसे कैसे इतना समय लगाकर इस बंदर के साथ खेल रही थी? ऐसे मच्छर को एक झटके में बेहोश करके आप लेकर आ सकती थी। ये सुनकर सुनील तुरंत समझ गया कि वह आज बुरा फंस गया है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे और वह इस वक्त हवा में तैर रहा है। उसने ये देखकर चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी एक झटके में वह उड़कर बेड पर गिर गया। शिल्पा ने उसके गिरते ही उसकी दोनों टांगों के बीच अपने हाई हील्स से लात मार दी और इसका अंजाम ये हुआ कि उसका उस जगह का अंग बुरी तरह पिचक गया था। वह दर्द को सहन करके चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी कोई आवाज नहीं निकली। उसके बाद सभी लड़कियों के उसकी जबरदस्त पिटाई की। जब वह लगभग अधमरा हो गया तो लड़कियों ने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज वापस शुरू हुई, मगर अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह चिल्लाए। तभी शिल्पा ने उसके सामने एक पेपर रखा और उसे होश में लाते हुए बोली, अगर तू कल का सूरज देखना चाहता है तो इस पेपर पर साइन कर दो। ये सुनकर सुनील हंसने लगा और बोला, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं साइन नहीं करूंगा। तो ये बात है, चलो फिर देखते हैं कि तुम कितना दर्द सहन करते हो। इतना कहकर शिल्पा ने उसके सीने और कंधे के बीच एक जगह पर थोड़ा दबाव डाला और पीछे हट गई। सुनील को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह बोला, क्या हुआ, मुझे मारने की इच्छा खत्म हो गई क्या? लेकिन तभी वह कुछ और बोल पाता वह अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसकी सांस उखाड़ने लगी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। कुछ ही देर में उसके सभी बाहरी और अंदरूनी अंग ऐसे दर्द करने लगे कि उसे वह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने दानवों लिए और शुरुआत में दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में ये दर्द बढ़ने लगा। दर्द की तीव्रता बढ़ते सेकंड्स के साथ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह तड़पने लगा, गिड़गिड़ा लगा और चिल्लाने लगा। लेकिन उन लड़कियों ने एक छोटा ऊर्जा कवच कमरे में बना दिया था, इस वजह से कमरे से बाहर आवाज नहीं जा रही थी। उसकी दर्द के मारे अब हालत बहुत खराब होने लगी थी। उसने जैसे तैसे हाथ जोड़े और रुकने के लिए बोला। शिल्पा ने फिर एक बार उसके अंग के उसी जगह पर दबाया और उसका दर्द गायब हो गया। उसने तुरंत ठीक होते ही कहा, तुम जहां साइन करने कहोगे मैं वहां साइन करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी एक लड़की बोली, लो आ गया पांडे पहाड़ के नीचे। तभी दूसरी लड़की ने उसे पेपर दिया और बोली, इस कागज पर तुम्हारी कंपनी के ओनरशिप ट्रांसफर के बारे में लिखा है। आज के बाद ये चैनल गीतांजलि कॉर्पोरेशन का हुआ और इसका अब तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। इतना कहते ही सुनील ठिठक गया, पर जब उसने उस दर्द को याद किया तो तुरंत उसने उस पेपर पर साइन कर दिया। लेकिन उसके मन में अब शौर्य के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शौर्य अंदर आ गया।
शौर्य को अपने सामने देख सुनील अब पूरी तरह डर गया था। उसे अच्छे से पता था कि शौर्य आज उसे मार डालेगा। उसने जो थोड़ी देर पहले जो हरकत की थी उस वजह से ये बिल्कुल तय था कि शौर्य उसे मार देगा। शौर्य ने बिना कहे उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसकी सारी मेमोरी को कॉपी करने के बाद शौर्य ने अपना हाथ पीछे लिया। फिर उसने शिल्पा की ओर देखा और बोला, शिल्पा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब एक और काम करो, भाई साहब को समाधि अग्नि की ताकत दिखा दो ताकि वे सीधा नर्क जाए। इतना कहकर शौर्य बाहर निकल गया। इत्र कमरे के अंदर एक समाधि अग्नि की लपट उसके शरीर पर गिर गई और सुनील तड़पने लगा। देखते ही देखते उस लपट ने सुनील को घेर लिया। कुछ ही देर में सुनील का शरीर राख में बदल गया। शौर्य ने जब ये देखा तो उसने सभी लड़कियों का उनके काम के लिए तारीफ कर दी। उसके बाद शौर्य वहां से बाहर आ गया और कुछ ही मिनटों में वह अपने घर के अंदर पहुंच गया था। क्या होने वाला है कल की सुबह में? क्या इस बार इतना सब कुछ करने के बाद भी शौर्य को सुनील के पीछे खड़े लोग छोड़ देंगे? क्या शौर्य को अब अपने अगले सफर पर जाना चाहिए? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 148 सुनील पांडे का सीक्रेट बॉस। शौर्य देर रात सुनील का चैप्टर क्लोज करके अपने घर पर लौट आया था। दूसरे दिन सुबह सुबह मीडिया में खबर फैल गई थी कि गीतांजलि कॉरपोरेशन ने एज न्यूज चैनल को खरीद लिया है और सुनील पांडे रातों रात देश छोड़कर चले गए हैं। ये न्यूज देखकर जामवाल दादाजी ने शौर्य की पीठ थपथपाई। उसके बाद शौर्य कशिश को लेकर एज मीडिया हाउस के ऑफिस पर चल गया। यहां पहुंचते ही शौर्य ने पूरे स्टाफ की मीटिंग रखी। मीटिंग में सभी रिपोर्टरों और कैमरामैन को बुलाया गया था। मीटिंग रूम में आते ही सभी ने सामने शौर्य और कशिश को देखा। वे खुद भी हैरान थे कि उनके मालिक ने अचानक पूरा चैनल कैसे गीतांजलि कॉरपोरेशन को बेच दिया था। यहां मौजूद कई रिपोर्टर्स उसी गुट के लोग थे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश को ही भला बुरा कहते हैं। उनके हिसाब से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सुप्रीम होता है, फिर उसकी वजह से देश भी खतरे में पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य ने उन सभी रिपोर्टरों को ध्यान से देखा और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर बोला, मैं शौर्य अग्निहोत्री आज यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन और देशभक्त भी हूँ। मेरे लिए देश पहले आता है, फिर बाकी की चीजें आती है। मैंने कई बार देखा है कि आप में से कई लोग कई बार देश को ही भला बुरा कह देते हो। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों ने अपने पुराने मालिक के कहने पर बाहर के देशों को देश के अंदरूनी सीक्रेट्स भी शेयर किए थे, खासकर कारगिल जंग के दौरान और 26/11 के हमले के दौरान। आप जो ये हरकतें कर रहे हो इस वजह से दूसरे देश हमारे देश को हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद हमारा एक भी रिपोर्टर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो देश के खिलाफ हो। और दूसरी बात, इस चैनल पर आज के बाद कोई भी झूठ परोसा नहीं जाएगा। फिर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, आपके चैनल के कई सेगमेंट्स गलत होते हैं जो पूरी तरह से प्रोपोगंडा बेस होते हैं। इसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे। तभी एक रिपोर्टर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर शौर्य, हम एक बार सुनील पांडे जी से बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। हमारे मालिक कभी भी अपना चैनल नहीं बेचेंगे। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे विजय जी, आप तो बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। वैसे तो आपके पास आपके पुराने मालिक का फोन नंबर होगा तो प्लीज कॉल कीजिए, उसके लिए मेरे परमिशन की क्या जरूरत है। ये सुनकर विजय का मुंह बन गया। फिर वह धीमी आवाज में बोला, हम तो उन्हें सुबह से फोन कर रहे हैं पर उनका फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर शौर्य बोला, ये आपकी समस्या हो सकती है, इस बात पर मैं क्या कह सकता हूँ। ये सुनकर विजय और उसके साथियों का मुंह और ज्यादा उतर गया। तभी एक लेडी रिपोर्टर खड़ी हो गई और बोली, सर आपके विजन तो बहुत अच्छा है पर मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमने दुश्मन देशों को मदद की है। आप हमारे टीम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, चलिए फिर मैं एक बात बताता हूँ। सोचिए आप अपने घर में हैं और कोई दूसरे घर के अंदर से आपको कैमरे के मदद से अपने घर के अंदर बैठकर देख रहा है। वो आपको हर एंगल से देख सकता है, यहाँ तक कि आपके बाथरूम के अंदर भी। तो क्या करेगी आप इस बात पर? ये सुनकर वह लेडी बोली, मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी, उसे मैं पुलिस में दे दूंगी। शौर्य ने ये सुनकर तालियां बजाए और बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, पर आपके लोगों ने भी हमारे देश की प्राइवेसी को बाहर कैमरे के जरिए दिखाया, तो आपके साथ क्या करना चाहिए अब? शौर्य का जवाब सुनकर उस लेडी रिपोर्टर की बोलती बंद हो गई। तभी एक और आदमी खड़े होकर बोला, सर हम मीडिया वाले हैं तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम सच को सभी के सामने लाए, फिर उससे देश का नुकसान हो या फायदा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शौर्य को गुस्सा आया और उसने उस आदमी को देखा और अपनी गन निकलकर उसके माथे पर गोली मार दी। वो आदमी मर गया।
वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई थी। उनके हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी उन्हें शौर्य की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो उन्हें किसी शैतान की आवाज की तरह लग रही थी। धर्म क्या होता है? सिर्फ सत्य और न्याय ही धर्म होता है। इस धर्म के ऊपर कोई और धर्म नहीं होता है। तुमने जो कहा कि तुम्हारे पत्रकारिता धर्म के आगे कोई देश नहीं होता, तो ये गलत है। सबसे पहले देश आता है। देश है तो तुम हो, और उसके बाद आता है तुम्हारा धर्म, जिसका पालन करने के लिए देश का कानून तुम्हारे साथ है। इसलिए मैंने कहा कि देश से संबंधित न्यूज अगर वह देश के एकता और अखंडता को हानि पहुंचाती है तो उसे दिखाओ मत। उस वजह से तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा, मगर तुमने अगर ऐसी न्यूज को दिखाया जिस वजह से किसकी भावनाएं आहत हो जाती हो या फिर देश टूट जाता है, तो उसका असर तुम पर भी हो सकता है। इसीलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो, देश के खिलाफ मत बोलना। हाँ, पर आप लोग सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बिंदास बोल सकते हो, और अगर कोई आपको धमकाए तो मुझे कह देना, मैं उसे उसी वक्त इस बेवकूफ की तरह सीधा नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। शौर्य ने इतना कहकर रिपोर्टर्स को इनडायरेक्टली धमकाया था। सभी रिपोर्टर्स ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शौर्य ने उसके बाद उन लोगों को बाकी की बातें समझाई। इस पूरे मीटिंग के दौरान वह लाश वहीं पड़ी रही। इस रिपोर्टर को मारने का कारण सिर्फ उसकी जुबान नहीं थी, बल्कि उसके अंदर मौजूद काला साया था। ये कली द्वारा छोड़ गया था। कल रात शौर्य ने ये साया सुनील के अंदर भी देखा था। इस बात से एक बात साफ हो चुकी थी कि इस युग में कली सिर्फ बुरे लोगों के अंदर ही नहीं था, बल्कि इन व्हाइट कॉलर लोगों के अंदर भी मौजूद था। सभी ने शौर्य के सामने ऊं कच्छू नहीं किया और उसकी सारी ऑर्डर मान ली। दूसरी ओर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने चल रही न्यूज को देखकर हैरान और परेशान था। उसने अपने हाथ का टीवी का रिमोट फेंक कर टीवी पर दे मारा और चाइनीज भाषा में गालियां देने लगा। टीवी पर जो न्यूज थी वह एज न्यूज चैनल को खरीदे जाने की थी। उसने दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, गीतांजलि कॉरपोरेशन, मैंने आज तक तुम लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम लोग सीधा मेरे काम में टांग अदाने आ गए हो। मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया और कुछ चाइनीज भाषा में बताया और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। इधर मीडिया हाउस से बाहर शौर्य जब गाड़ी में बैठ गया तो कशिश बोली, सर, आपने उस रिपोर्टर को बेवजह मार दिया, अब उसके घरवाले क्या कहेंगे? क्या आप उस आदमी को भी मार सकते हो जो आपके खिलाफ सिर्फ कोई बात भी बोल दे? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और अपनी उंगली कार के बाहर की तरफ की। जब उसने आते ही शौर्य के हाथ में एक पेनड्राइव दे दिया और बोला, सर, ये रहा सारा सीक्रेट डेटा जो आपको बहुत काम आएगा इस चैनल को चलाने के लिए। चलो, आज के बाद मैं फिर अपने नए मिशन पर जा सकता हूं। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं कभी भी यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये सुनकर शौर्य ने गाड़ी से एक बॉक्स निकाला और उस रिपोर्टर के हाथ में दे दिया और बोला, एजेंट करण, ये रहा आपका दिवाली बोनस और अवार्ड इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए। करण ने वह बॉक्स ले लिया और वहां से मुड़कर चला गया। इस वक्त कशिश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले जिस आदमी को गोली मार दी थी वह उनके सामने जिंदा खड़ा था, और वह शौर्य को थैंक्स बोलकर चला गया था। शौर्य ने काशी के हैरानी भरे चेहरे को देखा और बोला, ओह मैडम, कहाँ खो गई हो? ये आईबी का एजेंट है जिसे इस चैनल पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया था, और अब ये चैनल मेरा हो गया है तो अब उसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरी एंट्री और उसकी एग्जिट को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये एक नाटक किया जिसमें सांप भी मरा और मेरी लाठी भी नहीं टूटी। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर कशिश और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरा बॉस किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगता, मानो वो कोई डेविल हो। तभी चेन्नई के एक आलीशान ऑफिस के अंदर एक 30 साल के आसपास का लड़का अपने हाथ में फोन पकड़कर उस पर एक ऑडियो क्लिप सुन रहा था। ये वही क्लिप थी जिसके अंदर शौर्य और सुनील पांडे की बातें रिकॉर्ड हुई थी। उस लड़के ने इस क्लिप को सुबह से 10 बार सुना, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि कल रात से सुनील पांडे गायब हो चुका था और इस लड़के ने उसे सुबह से कई सारे फोन और मैसेज किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुनील पांडे का फोन बंद आ रहा था। उस लड़के की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके लंबे बाल बार बार उसके हैंडसम चेहरे पर आ रहे थे। आखिर परेश होकर उसने अपने बालों को जोर से खींचा। उसे तेज दर्द महसूस हुआ। फिर उसने खुद को शांत करते हुए बाहर की तरफ देखकर आवाज दी, तंबी, जाओ, जाकर मीनाक्षी को बुलाओ, मुझे वो 2 मिनट के अंदर यहाँ चाहिए। तांबी नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी दौड़कर नीचे की तरफ चला गया। उसने तुरंत मीनाक्षी को ढूंढा और उसे अपने साथ लेकर तुरंत ऑफिस के अंदर आ गया। मीनाक्षी अपने नाम की तरह बेहद हॉट और खूबसूरत थी। उसने जरूरत से ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी।
उसके शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे और अपनी आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा लगाया था। उसे देखकर कई लोगों को सनी लियोन की याद आ जाए। मीनाक्षी ने अंदर यही उस लड़के से कहा, गौरव सर क्या हुआ, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर गौरव, जो इस वक्त परेश होकर ऑफिस के खिड़की के बाहर अपने कुर्सी पर बिष्टकर देख रहा था, वह तुरंत मूड गया। पर जैसे ही उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी उसका गुस्सा फुर हो गया। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और किसी भूखे भेड़िए की तरह मीनाक्षी पर टूट पड़ा। तंबी इस वक्त सब कुछ कांच के दरवाजे के बाहर से देख सकता था, मगर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह किसी भी नहीं देख सकता था। लगभग 1 घंटे तक मीनाक्षी के साथ अपनी भूख मिटाने के बाद गौरव बोला, अभी के अभी सुनील का नंबर ट्रैकों पर डालो और साथ ही साथ कल वह आखिरी बार कहाँ गया था और किसके साथ मिला था, मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए। ये सुनकर मीनाक्षी ने अपने कपड़े पहने और तुरंत बाहर चली गई। उसने बाहर आते ही तंबी को देखकर आंख मारी, पर तंबी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीनाक्षी ने अपनी नाक सिकोड़ ली और वहां से चली गई। इधर शौर्य अपने ऑफिस का काम निपटाकर बाहर निकल आया। फिर उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला। उसके ऐसा करते ही तलवार अपनी इंसानी रूप में आए और शौर्य पर उसने हमला कर दिया। फिर वह गुस्से से बोली, धोखेबाज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूल जाने की, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी। शौर्य ने खुद को उससे बचाया और फिर झट से उसके बेहद करीब आया और बोला, तुम रक्त सम्राज्ञी हो, कोई आम तलवार नहीं जिसे मच्छर मारने के लिए भी उपयोग में लाया जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। अगर तुम अभी भी बाहर आना चाहती हो तो मैं तैयार हूं तुम्हें बाहर लाने के लिए। ये सुनकर तलवार ने अपनी नाक एक बार राइट में फिर लेफ्ट में मोड़ दी। फिर गुस्से से बोली, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ मारने के लिए इस्तेमाल करो, एटलीस्ट एक दोस्त के तौर पर तुम मुझे बाहर बुला सकते थे ना, लेकिन तुम्हें अपने फालतू कामों से और परिवार से वक्त मिले तब ना। तभी शौर्य ने अपने कान पकड़ लिए, फिर तलवार के कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर शौर्य बोला, तुम तो मेरे अंदर रहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बोर हो रही हो तो मुझे बेझिझक आवाज दे सकती हो। सिस्टम भी तो मेरे साथ बात करती है। तभी सिस्टम की शौर्य के अंदर आवाज आती है, मंदबुद्धि तलवार। ये सुनकर तलवार को गुस्सा आया और वह शौर्य के शरीर एक अंदर चली गई। फिर दोनों लड़कियों की खूब जोरदार लड़ाई हुई, मगर सिस्टम जीत गई। सिस्टम ने ताना मारते हुए उससे कहा, तुम सिर्फ खून बहा सकती हो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। अपने मालिक के मर्जी से चलती हो। ये सुनकर तलवार भी बोली, तुम भी तो यही करती हो और इंटरनेट के मदद से सिर्फ डेटा चुराती हो और मास्टर को चिपका देती हो। तुम कौन सा बड़ा काम करती हो? तभी शौर्य ने अपने सिर के अंदर बैठी दोनों लड़कियों को चिल्लाकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरा सिर है, कोई मच्छी मार्केट नहीं जो तुम दोनों चिल्लाए जा रही हो। ये सुनकर दोनों लड़कियां शांत हो गई और शौर्य बोला, मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों से मैंने दिल की बात नहीं की। चलो आज मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। शौर्य की बात पर दोनों खुश हो गई और बाहर निकल आए। शौर्य ने देखा सिस्टम आज भी बहुत क्यूट लग रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और उसके दोनों गालों को पकड़कर खींचने लगा। उसे इसमें अलग ही मजा आ रहा था। फिर उसने सिस्ट को गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया। सस्ते बेचारी खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद वे तीनों एक होटल पर पहुंच गए। ये एक एग्जॉटिक होटल था। शौर्य को ऐसे होटल बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर इन दोनों के वजह से वह आज यहाँ आया था। जब शौर्य गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक दिया। उसने शौर्य को एक बार ऊपर से नीचे देखा और बोला, यहाँ आपके लिए एंट्री नहीं है। इस होटल में सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो यहाँ के खाने को अफोर्ड कर सकते हैं। शौर्य ने ये सुना तो उसने एक बार खुद को निहार देखा। उसके कपड़े आज एकदम सिंपल थे। उसने सुबह कंपनी के लिए निकलते वक्त अपने कपड़ों को कंफर्टेबल रखने के लिए जादुई कपड़े को इस तरह मोल्ड किया था। उसके चेक्स वाले कपड़े इतने ज्यादा खास नहीं लग रहे थे। ऊपर से उसकी चप्पल भी एकदम साधारण लग रही थी। उसके पीछे रक्त सम्राज्ञी और बगल में सिस्टम भी खड़ी थी। वे दोनों एकदम परफेक्ट थे, मगर शौर्य की वजह से गार्ड ने उन्हें देखा तक नहीं। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर चुटकी बजाए। उसके ऐसा करते ही उसके कपड़े अपने आप एक अरमानी सूट में बदल गए। उसके पीछे एक हाई एंड रोल्स रॉयस प्रकट हो गई। ये इतना मैजिकल था कि गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखें कई बार मछली पर सामने का नजारा नहीं बदला। शौर्य ने उस गार्ड को देखा और बोला, तेरे मैनेजर को बोला जब तक तेरा मैनेजर नहीं आता तब तक मैं अंदर नहीं आएगा। अब ये क्या नया कांड शौर्य करने जा रहा है? क्या मैनेजर शौर्य के कहने पर आ जाएगा? क्या शौर्य इस होटल को ही कहीं खरीद न ले? क्या सिस्टम और रक्त सम्राज्ञी अपने पसंद का खाना यहाँ खा पाएगी?
149 जलवा है अपना कबीर की मौत। इस वक्त ट्राइडेंट 5 स्टार होटल के सामने शौर्य सिस्टम और उसकी तलवार खड़े थे। उसके तलवार की खूबसूरती आने जाने वाले लोगों को पागल कर रही थी तो सिस्टम की क्यूटनेस लोगों को उसे देखने के लिए मजबूर कर रही थी। शौर्य का तो क्या कहना, कई लोग उसे अच्छे से पहचानते थे। ये ऐसा बंदा है जिसने कुछ दिनों पहले एक बाहुबली को खत्म किया और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। और तो और भाई ने आज सुबह ही एज न्यूज को खरीद लिया था। शौर्य को देखकर वहां मौजूद बड़े बड़े कारोबारी दौड़कर उससे मिलने के लिए आने लगे। ये सब देखकर गार्ड को अब पसीना छूट रहा था। उसे अब शौर्य का चेहरा अच्छे से याद आ रहा था। ये तो वही जल्लाद है जिसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा था। गार्ड ने अपने उल्टे हाथ से पसीना पोंछा और बोला, साहब छोड़ो न, मुझे माफ कर दो, मामा मैं आपको पहचान नहीं पाया आपको। साहब प्लीज जाने दो और अंदर आ जाओ वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। शौर्य मुस्कुराया और बोला, वो क्या है, न तुम्हारी अपनी औकात अंदर जाने की नहीं होती पर दूसरों को भी अपनी तरह समझकर तुम जैसे लोग उन्हें रोककर परेशान करते रहते हो। कोई बात नहीं, चलो जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ जल्दी से। गार्ड ने अब आगे कुछ नहीं कहा और मैनेजर को बुलाया। कुछ ही देर में एक मोटे पेट का आदमी बाहर आ गया। उसके गले में एक मोटी चैन थी और हाथ में हर उंगली में एक सोने से बनी अंगूठी थी। शौर्य ने उसे देखा तो उसे हंसी आई, फिर उसने अपने माथे को सहलाया। मैनेजर ने आते ही गार्ड को एक बार गुस्से से देख फिर शौर्य को हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज अंदर आइए, आपको दरवाजे पर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। मैनेजर की बात सुनकर शौर्य ने उसे अपने हाथ से रुकने का इशारा किया, फिर उसके पास गया और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके थप्पड़ की गूंज होटल के टॉप फ्लोर तक गई। वह गोल मटोल मैनेजर लुढ़कते हुए लॉबी में जाकर गिर गया। तभी सिस्टम बोली, होस्ट तुमने इस गोलू मोलू को क्यों मारा? सिस्टम की क्यूट आवाज सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी शौर्य की बेपरवाह आवाज आई, मुझे बस उसे मारने की इच्छा हुई थी। उसकी शक्ल ही ऐसी है कि कोई भी उसे देखते ही 2 थप्पड़ जड़ दे। मैनेजर जैसे तैसे उठ गया और शौर्य की ओर गुस्से से देखने लगा। तभी शौर्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे हाथी का बच्चा, एक थप्पड़ में उड़ गया। आजकल क्या क्या देखने के लिए मिलता है पता नहीं। ओ मोटे इधर आ जरा और अपने मालिक को बुला। मैनेजर की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका खून उबाल मार रहा था, मगर उसके सामने जो खड़ा था उसे मीडिया ने खुद शैतान, हैवान, जल्लाद जैसे नामों से नवाजा था। मैनेजर की इतनी औकात नहीं थी कि वो शौर्य को चुनौती दे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और होटल के मालिक गजराज आहूजा को कॉल लगा दिया। मैनेजर ने हड़बड़ी में अपने मालिक को सारी बात बता दी। गजराज ने जब ये सुना तो वह भी थोड़ा गुस्सा हो गया, पर वह भी क्या करता। उसके सामने एक ऐसा लड़का खड़ा था जिसने पूरे देश की सरकार को हिलाकर रख दिया था। उसकी दवा ने देश में सारे दवाखानों को बंद कर दिया है। साथ ही उसके सामने बड़े बड़े देश भी झुक चुके हैं। गजराज ने मैनेजर से 10 मिनट में पहुंचने का वादा किया और फोन रख दिया। शौर्य अभी भी बाहर गेट पर खड़ा था। सारे अमीर लोग जो उसे मिलने के लिए आ रहे थे अब डर के मारे दूर दूर से ही चले जा रहे थे। तभी शौर्य की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो उसी होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। ये लड़की शौर्य को जानी पहचानी लगी। तभी याद आया कि कबीर कुछ दिनों पहले इस लड़की के साथ शौर्य के पास आया था। उसने शौर्य से छुट्टी मांगी ताकि वह इस लड़की के साथ दिवाली के इस खास पर्व पर वाराणसी जा पाए। शौर्य को याद था कि कबीर अभी भी वापस नहीं आया। उसने तुरंत फोन निकाला और कबीर का नंबर मिला दिया, मगर उसका फोन बंद आ रहा था। ये देख शौर्य ने उस लड़की को अपने पास बुला लिया। वह लड़की बहुत डर गई थी, पर वह डरते डरते शौर्य के सामने आ गई। शौर्य ने उसे देखा और बोला, तुम्हारा नाम अन्या है न, जो कबीर की नई गर्लफ्रेंड बने? हकलाते हुए कहा, के कौन कबीर? मामा मैं नहीं जानती किसी कबीर को। शौर्य ने जब ये सुना तो उसे तुरंत पता चल गया कि ये लड़की कुछ तो छुपा रही है। शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। कुछ ही सेकंड्स में शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी शक्तियां कंट्रोल से बाहर हो गई और पूरा होटल किसी भूकंप की तरह कंपनी लगा। ये देख रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत शौर्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत होने के लिए कहा। शौर्य ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की ने कबीर को किडनैप करके रखा है और उसे दिन रात और 2 लोगों के साथ मिलकर टॉर्चर कर रही है। इतना कहकर शौर्य ने उस लड़की को हवा में उठा लिया और बोला, तुमने गलत जगह दुश्मनी ली है अन्या, अब तुम्हारा मरना तय है, और साथ ही उस लड़के का जिसके कहने पर तुमने ये सब किया है। शौर्य ने ऐसा कहा और उस लड़की को अपने पीछे खड़ी गाड़ी में किसी वस्तु की तरह फेंक दिया। गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया और वह लड़की अंदर गिर गई।
शौर्य मूड गया और गाड़ी को तेजी से भागते हुए थोड़ी दूरी पर गया और अचानक गाड़ी गायब हो गई और उस लड़की को उसके बालों से पकड़कर शौर्य हवा में गायब हो गया। उसके पीछे सिस्ट और रक्त साम्राज्ञी भी उड़ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में शौर्य मुरबाड़ के घने जंगलों में पहुंच गया। यहाँ एक आदिवासी पाड़े पर शौर्य उतर गया और एक कच्चे मकान के दरवाजे को लात मारकर उसे तोड़ दिया। शौर्य जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कबीर जमीन पर एकदम ठंडा पड़ा था। शौर्य ने उसके पास जाकर उसे उठाया और उसकी सांसें चेक की, लेकिन उसने देखा शौर्य को अपने आप पर अब बहुत गुस्सा आने लगा था। भले कबीर के साथ उसने ज्यादा समय नहीं बिताया था मगर उसे कबीर का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। शौर्य ने सुस्त को अपने शरीर में बुलाया और कबीर की सारी मेमोरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा। बिना आत्मा की कबीर की मेमोरी शरीर के ब्रेन सेल से खत्म होने में अभी समय था। सिस्ट ने तुरंत अपना काम शुरू किया और सारी मेमोरी कॉपी कर ली। मेमोरी कॉपी होते ही शौर्य ने कबीर के जख्मी शरीर को अपने ब्रेस्ट में रख लिया ताकि उसकी बॉडी खराब न हो। फिर उसने उस लड़की को देखा जिसका नाम अन्या था। शौर्य उसके पास गया और उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसे कुछ याद आया और उसने उस लड़की के चेहरे पर हाथ रखा और उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लिया। आत्मा के बाहर निकालते ही उसका शरीर बेजान होकर नीचे गिर गया। दिखा में अन्या बेहद खूबसूरत थी मगर वह एक गुनाहगार थी। शेर उसे माफ नहीं कर सकता था मगर जो सजा देनी है वो उसके आत्मा देना चाहता था और इसके शरीर का योग्य उपयोग करना चाहता था। शौर्य ने उस लड़की का शरीर अपने ब्रेसलेट में डाल दिया और फिर उसकी आत्मा को देखकर मुस्कुराने लगा। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा कभी पुनर्जन्म न हो। भले ब्रह्मदेव मुझे कोई भी सजा दे मगर आज मैं वह सजा तुम्हें देने जा रहा हूं। इतना कहकर शौर्य ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। देखते ही देखते उस लड़की की आत्मा को एक काली आग ने घेर लिया और उस आत्मा से जोरदार चीखें निकलने लगी। कुछ देर तड़पने के बाद उस आत्मा से निकलने वाली आवाज पूरी तरह बंद हो गई और वह आत्मा नष्ट हो गई। उसका एक अंश भी नहीं बचा था। शोर ने फिर रक्त साम्राज्ञी को देखा और बोला, लगता है मैंने फिर भी बहुत छोटी सजा दी है। ये सुनकर रक्त साम्राज्ञी बोली, मास्टर ऐसे लोग आपको हर चौराहे पर मिलेंगे। समझ में ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो क्या आप हर किसी को ऐसी ही मरते रहोगे? ऐसा हुआ तो आप में और उन दानवों में क्या अंतर रह जाएगा? आपको अभी भी लगता है समाज का पूरा ज्ञान नहीं है। मास्टर, समरलोक में जाने से पहले मुझे लगता है आपको एक बार आम इंसान की तरह जीना होगा। ये सुनकर शौर्य हेका हो गया, क्योंकि पहली बार उसकी तलवार ने उसे उसकी गलती के बारे में बताया था। आज तक किसी भी हत्या के बाद वह खुश होती थी लेकिन आज वह उदास लग रही थी। शौर्य ने भी इस बात को नोटिस किया, फिर अपनी तलवार को देखा और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी एक कमी मुझे दिखाई है। तुमने सही कहा कि मुझे इस समझ का ज्यादा मजदिक से जान नहीं है। मैंने हर बार अपने दशम पर सीधा ताकत से विजय पाई है और इससे पहले जब मैं कमजोर था तो मैंने कोशिश करने से पहले ही हार मानी थी। लगता है मुझे एक आम जिंदगी जीनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने तलवार को अपने शरीर में वापस रख लिया और डायमेंशन के अंदर आ गया। अंदर आते ही शौर्य उस जगह पर चला गया जहां सम्राट और सुगंधा अपनी ताकतें बढ़ा रहे थे। शौर्य को देख दोनों भी अपनी साधना से बाहर आ गए। शौर्य ने उन्हें देखा और कहा, तुम दोनों के लिए मैंने 2 शरीर लाए हैं। मैं तुम्हारी आत्माओं को इन शरीरों में जाने के लिए एक मंत्र सिखाऊंगा जिस वजह से ये शरीर सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे पर तुम्हारी आत्मा भी इनसे असली शरीर के तरह ही जुड़ जाएगी। इस आरोहण कहते हैं। इस कला का उपयोग करके देवता धरती पर अवतरित होते हैं। शौर्य ने इतना कहकर उन दोनों को आरोहण मंत्र सिखाए और फिर उन्हें उन शरीरों के सामने रखा। सम्राट ने उस शरीर को देखा और बोला, मास्टर ये तो जख्मी शरीर है। अगर मैंने इस पर काबू कर लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि मेरी आत्मा भी डैमेज हो जाएगी। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, भूलो मत कि मैंने तुम दोनों को अधिरोहण पत्र तकनीक सिखाई है। शौर्य का जवाब सुनकर सम्राट तुरंत चुप हो गया। उसने फिर एक बार अपने मंत्रों को बोलना शुरू किया और उस शरीर के साथ जुड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में दोनों आत्माएं उन शरीरों के साथ जुड़ने में कामयाब हो गए। अपने नए शरीर मिलते ही शौर्य ने उन्हें दोनों शरीरों की स्मृतियां दे दी। शौर्य फिर एकदम सीरियस होकर सम्राट और सुगंधा से कहा, इन दोनों शरीरों का उपयोग ध्यान से करना और कबीर के कातिलों को पकड़कर खत्म कर दो। मुझे उन सभी की लाशें चाहिए। शौर्य की बात सुनकर दोनों ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। शौर्य ने उन दोनों के कंधों पर हाथ रख दिया और वापस होटल के पास पहुंच गया था। होटल गेट पर गजराज शौर्य को इधर उधर ढूंढ रहा था मगर शौर्य का कोई पता नहीं था।
बाहर आते ही शौर्य फिर एक बार अपनी रोल्स रॉयस निकलता है और उसमें सिस्टम और तलवार के साथ सुगंधा जो इस वक्त रिसेप्शनिस्ट थी उन्हें लेकर पहुंच जाता है। इन सभी को फिर एक बार अपने सामने देखकर गजराज चैन की सांस लेता है। तभी शौर्य चलकर गजराज के पास आता है और ऊंची आवाज में पूछता है, क्या तुम इस होटल के मालिक हो? गजराज तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। ये सुनकर शौर्य उसके पास जाता है और खींचकर एक थप्पड़ गजराज की रसीद देता है। एक बार फिर थप्पड़ की गूंज पूरे होटल में फैलती है। शौर्य गजराज को धीरे से कहता है, अपने होटल में लोगों की एंट्री उनके स्टेटस और कपड़ों को देखकर मत रखना। ऐसी हरकत अंग्रेजों ने की थी तो आज हमारा इंडियन लड़का उनके पार्लियामेंट में कुत्ता घुमाता है। ये क्लास सिस्टम भारत की निशानी नहीं है। इसके बाद ऐसे फालतू के नियम होटल में लगाए तो ये होटल मैं अपने हाथों से तोड़ दूंगा। इतना कहकर शौर्य दोनों लड़कियों को साथ लेकर अंदर आ गया। सुगंधा ने भी वहां रिसेप्शनिस्ट का काम संभाल लिया था। उसे भी एडजस्ट होने में समय नहीं लगा क्योंकि शौर्य ने अन्या की सारी मेमोरी उसे दी थी। साथ ही कबीर यानी सम्राट जो उसके शरीर में है वह भी शौर्य के कहे मुताबिक वापस गीतांजलि कॉरपोरेशन चला गया। इधर वापस आकर कबीर ने अपना दिन भर का काम निपटाया। तभी उसे उसके फोन पर मैसेज मिला, दादाजी बीमार है और आपको घर वापस बुलाया है। आपकी सजा 10 दिन पहले ही खत्म कर दी गई है। ये मैसेज देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आए और उसने तुरंत शौर्य को मैसेज करके ये बात बता दी। शौर्य ने भी उसे थम्स अप का इमोजी भेजकर शुभकामनाएं दी। कबीर उसी शाम दिल्ली के लिए निकल गया। ओबरॉय मैंशन के बाहर पहुंचकर उसने अपने घर में एंट्री मारी। अंदर आते ही उसे अपने परिवार के सारे लोग लिविंग रूम के अंदर दिखाई दिए। उन्हें देखकर उसने अपने चेहरे के भाव कठोर कर दिए। सम्राट जो कबीर के शरीर में था वह अच्छे से जानता था कि इसी परिवार के लोगों ने उसे पहले फंसाया था और इस बार उसके मौत का कारण भी इन्हीं में से कुछ लोग थे। कबीर को देखकर कई लोगों के चेहरे उतर गए तो कई लोग अपनी नाक सिकोड़कर वहीं खड़े रहकर उसे घूरने लगे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी कुर्सी लगी थी, उस पर उसके दादाजी बैठे थे। कबीर ने उन्हें देखा और दूर से ही प्रणाम किया और बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने उसकी माँ और पिता थे मगर कबीर ने उन्हें एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कबीर का बदला बदला बर्ताव उन्हें एकदम अजीब लगा। क्या करने वाला है कबीर ओबरॉय मैंशन के अंदर? क्या कबीर भी चलेगा शौर्य की तरह टेढ़ी चाल? क्या कबीर का कातिल सामने आएगा? क्या सम्राट दिला पाएगा इंसाफ कबीर को? 150 कबीर का न्याय। ओबरॉय मैंशन इस वक्त परिवार के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। आज सभी लोग मैंशन के लिविंग रूम में एकत्रित हुए थे। इस परिवार के 4 बड़े बेटे थे और हर एक की 2 संतानें थीं। कबीर सबसे बड़े बेटे का बड़ा बेटा था, पूरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, मगर उसे आपसी रंजिशों की वजह से 2 साल पहले घर से निकाल दिया था। कबीर के हालात शौर्य के साथ मेल खाते थे, इसीलिए शौर्य ने उसे सपोर्ट किया था मगर कबीर को कुछ लोगों ने शौर्य के उसके पास पहुंचने से पहले ही मार दिया था। फिर भी कबीर को न्याय दिलाने के लिए शौर्य ने सम्राट जो कि समरलोक का एक साधक था उसकी आत्मा को कबीर के मृत शरीर में पुनः स्थापित किया था। कबीर के मैंशन के अंदर आते ही सभी की नजरें उस पर टिकी थी। इन लोगों में कुछ लोगों के नजरों में शौक और डर दोनों दिखाई दे रहा था। ये वो लोग थे जो कबीर के मौत के पीछे थे। ये कबीर के दूसरे नंबर के चाचा आशीष थे और उनका बेटा मिहिर था। उन दोनों ने मिलकर साजिश के तहत कबीर को घर से बाहर करवाया था। साथ ही कुछ दिनों पहले कबीर को फंसाकर उसे तड़पा तड़पा कर मरवाया भी था। इस वक्त उन्हें इस बात की हैरानी थी कि कबीर उनके सामने सही सलामत खड़ा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कबीर भी उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। तभी दादाजी के सेक्रेटरी कम वकील ने आगे आकर सभी से कहा, प्रभुनाथ जी ने आप लोगों को कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया है। उनके हिसाब से एक बार फिर घर के हेड का चुनाव होगा और अगला हेड उनकी जगह लेगा। इसीलिए उन्होंने तीसरी पीढ़ी के कबीर, मिहिर, सुशांत और ध्रुव इस पद के दावेदार होंगे। घर के बाकी लोग उन्हें अपने हिसाब से वोट देकर चुनेंगे। तभी एक आवाज आए, मुझे इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम लोग जो ये परिवार के नाम पर ऐसे खेल खेल रहे हो अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न ही मुझे उस पद में कोई इंटरेस्ट है, न ही इस अंदर से खोखले परिवार में जो ऊपर से हम एक है दिखाते हैं और पीठ पीछे मुझे मारने की कोशिश करते हैं। मैं बस आज यहाँ उन्हें सजा दिलाने के लिए आया हूँ जिन्होंने मुझ पर कुछ दिनों पहले हमला करके मुझे मारा और मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसा कहते हुए कबीर बगल से सामने आ गया। फिर उसने दादाजी के आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा एक पैर कब्र में लटका है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तेरे दूसरे नंबर के बेटे आशीष और उसका बेटा मिहिर, इन्होंने कुछ दिनों पहले मुंबई में एक लड़की के जरिए मुझे फंसाया था। मुझे आज सुबह मेरे एक अच्छे दोस्त और बॉस ने बचा लिया। मैं यहाँ सिर्फ उन दोनों के सिर लेने के लिए आया हूँ।
इतना कहकर कबीर अचानक अपने जगह से गायब हो गया और दूसरे ही पल मिहिर का सिर रोल हजार हॉल के बीच गिर गया किसी फुटबॉल की तरह। पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया था। हर किसी की सांसें अटक गई थी। सामने का नजारा सबसे अधिक भयावह और ब्रूटल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग आंखें फाड़कर मिहिर के कटे सिर को देख रहे थे। मिहिर का सिर देखकर आशीष और उसके पत्नी के गले से आवाज निकलना बंद हो गया था। तभी अचानक सभी को फिर एक बार मिहिर के सिर के पास एक हाथ दिखाई दिया। सभी ने जब ध्यान से देखा तो ये कबीर था। कबीर ने सिर को उठाया और आशीष को देखकर बोला, क्या हुआ? तेरे इसी बेटे के लिए तूने इतने पापड़ बेले थे न? अब बोलना, क्या अभी भी तुझे चुप ही रहना है? ये सुनकर आशीष एकदम से फूट पड़ा, बज्जात, नालायक, हरामखोर लड़के, तूने ये अच्छा नहीं किया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा आज। इतना कहकर आशीष दौड़कर कबीर पर हमला करने आगे आ गया। लेकिन वह कबीर के पास पहुंचता उससे पहले दादा की आवाज आए, ये क्या हो रहा है इस घर में? आज तुम लोगों ने यहाँ खून बह दिया है। कबीर, तुमने मुझे नाराज कर दिया है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। तभी कबीर नफरत भरी आवाज में बोला, क्या बे बुढ़े परिवार परिवार कर रहा है? तेरा परिवार तो पहले से ही खून बहा रहा था, तूने देखा नहीं था? 2 साल पहले मुझे फंसाया गया, तभी भी तू चुप था, और आज तुझे क्यों मिर्ची लगी? और रही बात तेरी सजा की, तो इस बार तेरा परिवार रहेगा तो तू सजा दे पाएगा मुझे। मैं तेरे परिवार को आज यहीं गाड़ दूंगा अगर कोई शानपटी की तो। अब अपना मुंह बंद रख और सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना कहकर सामने खड़े आशीष के सीने पर कबीर ने अपने घुटने से एक वार कर दिया और आशीष की पूरी जान निकल गई। उसकी कुछ रीढ़ की हड्डियां चटक गई थीं और उसने खून की उल्टी कर दी। सभी लोग कबीर को रोकने के लिए आगे तो बढ़े, मगर उनके नजदीक आने से पहले ही कबीर ने आशीष को गले से पकड़ लिया और कहा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं करता कोई कुछ नहीं करेगा। अगर तुमने कोई हलचल की तो इसकी जान भी मिहिर की तरह मुफ्त में खत्म हो जाएगी। तभी कबीर के पिता आलोक आगे आए और बोले, कबीर, ये खूनी खेल तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने तुम पर ये संस्कार नहीं किए हैं। ये सुनकर कबीर झल्लाते हुए बोला, कौन से संस्कार की बात कर रहे हो जिसने मुझे बुजदिल बनकर रखा? इन लोगों ने जब मुझे फंसाया तो आपके ही संस्कारों के तहत मैं कह रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है, पर किसने मुझ पर विश्वास किया? नहीं ना, तो ये फालतू में मुझे ज्ञान मत दो और अपनी जगह पर खड़े रहो। उसके बाद कबीर ने एक बार और आशीष को देख और बोला, क्यों बे, अब तो सच उगलेगा या फिर वही झूठ बोलने का इरादा है तेरा? इस बार अगर तूने झूठ बोला तो दर्द डबल होगा। ये सुनकर आशीष, जिसके सांसें पहले ही अटक रही थी, उसने हाथ उठाकर जोड़ लिए तो कबीर ने उसे छोड़ दिया। आशीष ने खुद को सांसें लेकर शांत किया और बोलना शुरू किया, हाँ ये सच है कि कबीर को फंसाया गया था। हाँ ये सच है कि कुछ दिनों पहले मिहिर ने उसे मारने की कोशिश की थी और आज सुबह ही उसे पता चला था कि कबीर मर चुका है। इतना कहकर आशीष रोने लगा और बोला, जिसके लिए मैंने ये सब किया आज वह इस दुनिया में नहीं है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। मैंने मेरे लालच के चलते अपने बेटे की जान गंवा दी। तभी अचानक उसकी आवाज अटक गई क्योंकि उसके सीने से उसका दिल बाहर आ गया था जिसे एक हाथ ने पकड़ कर रखा था। कबीर ने उसका दिल जमीन पर फेंक दिया और बोला, मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। गुनाह किया है तो सजा भुगती, और मैं इस बूढ़े की तरह फालतू की सजा नहीं देता। मेरी सजा सिर्फ मौत होती है। इसके बाद कबीर आराम से चलकर दादाजी के सामने खड़ा हो गया और बोला, तो बुढ़े, तूने तेरे बेटे के मुंह से जो सुना अब याद रखना। और हाँ, मैंने 2 साल जो बाहर काटे हैं न, उसने मुझे एक बात सिखा दी है, तुम लोग सिर्फ शान और शौकत के लिए परिवार का नाम और खोखला रुतबा दिखाते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार के अंदर किसी को भी एक दूसरे के प्रति प्यार, इज्जत, सम्मान नहीं है। तुझे ही देख, यहाँ सभी तुझसे डरते हैं लेकिन तेरी इज्जत कोई नहीं करता। तेरा परिवार खोखला है बुढ़े, तू परिवार के मुखिया होने के नाते फेल हो चुका है। कबीर की बात सुनकर दादाजी उसे लाल आंखों से देख रहे थे। इस लड़के ने कुछ देर में घर के अंदर 2 लाशें गिरा दी थी, साथ ही इस लड़के ने उसका और उसके परिवार का अपमान भी किया था। दादाजी का गुस्सा अब आपे से बाहर चला गया और उन्होंने हाथ की छड़ी को जमीन पर जोर से पटक दिया और गरजते हुए बोले, मैं मानता हूं कि तेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू खुद उन्हें सजा दे। एक तो घर में तूने उतना खून बहाया और ऊपर से तू मुझे ज्ञान दे रहा है। लड़के, मैं तुझे और तेरे परिवार को अभी इसी वक्त इस परिवार से बेदखल करता हूं। ये सुनकर कबीर हंसने लगा। फिर वह बोला, तेरे खोखले परिवार में मुझे रहना भी नहीं बुढ़े, और तेरे बेटे और बहू को भी तेरे पास ही रख। वो दोनों भी मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे इस घर से बाहर निकाला गया था। बस इतना याद रखिए बुढ़े कि ये सब तेरी वजह से हुआ है।
न तो तेरे परिवार के फालतू नियम होते, न उनका हवाला देकर परिवार के लोगों को सजा दी जाती, और न ये दोनों गधे मुझे फंसाने की जुर्रत करते और मुझे मारने में असफल होते। अगर आज मैं मर गया होता तो क्या उखाड़ लिया होता तूने बुढ़े, बताना। इनकी मौत पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो मेरी मौत पर क्या करता तू? क्या मेरे कातिलों को तू ढूंढ पाता? नहीं, तू ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि कातिल तो तेरे बगल में थे। ये सुनकर दादाजी एकदम सन्न हो गए। वही कबीर की माँ जोर जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी। ये कबीर से देखा नहीं गया और बोला, माँ जी रोइए मत, पर मैं अब आपके पास कभी वापस नहीं आ सकता। मुझे मालूम है कि एक माँ के लिए उसके बेटे से दूर रहना आसान नहीं होता, पर आपको अब मुझे भूलना होगा। यूं समझ लीजिए कि आपका बेटा आज सुबह मिहिर के हाथों पहले ही मारा गया है। आपके सामने जो खड़ा है वह आपके बेटे के शरीर में कोई और ही है। आप अपना और दूसरे बेटे का ख्याल रखना और मुझे फिर कभी ढूंढने मत आना। फिर एक बार कबीर सभी को देखने लगा, फिर दादाजी को देखा और कहा, सुन बुढ़े, मेरे जाने के बाद तो इस परिवार के लोगों को नियमों के नाम पर परेशान करना बंद कर, वरना इस परिवार को खत्म होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और हाँ, मेरे माँ बाप का खास ध्यान रखना, क्योंकि तेरी वजह से उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया है। इतना कहकर सभी के सामने कबीर हवा में धीरे धीरे गायब हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे हवा धूलिकानों में विलीन हो गया। ये सीन डरावना बिल्कुल नहीं था, मगर अब सबको लग रहा था मानो यहाँ कबीर नहीं उसका बहुत आया था, क्योंकि सिर्फ बहुत ही ये सब कर सकते हैं। अब दादाजी को एहसास हुआ कि कबीर आखिर में ऐसा क्यों बोल रहा था। दादाजी को भी लगने लगा कि ये कबीर का भूत था, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये सम्राट की अपनी विस्थापन तकनीक थी। दादाजी के आंखों से एक आंसू का कतरा छलक कर गिर गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, आशीष और मिहिर ने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। मैं आशा करूंगा कि आज के बाद परिवार के लोग आपस में प्यार और सम्मान के साथ रहेंगे। आपसी रंजिश की मुझे जरा भी भनक लगी तो मैं उन्हें परिवार से नहीं निकालूंगा, बल्कि उनकी मौत भी बिल्कुल मिहिर की तरह होगी। ये सुनकर सभी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी दादाजी का बटला आगे आया और उसने नौकरों को इशारा करके दोनों लाशें बाहर ले जाने के लिए कहा। कबीर यानी सम्राट ने असली कबीर को न्याय दिलवाया और वहां से वापस मुंबई के लिए निकल आया। सुगंधा भी होटल का काम खत्म करके विला पर शौर्य के पास पहुंच चुकी थी। उन दोनों ने घर पर आकर शौर्य को सारी बात बता दी। फिर शौर्य ने उन्हें वापस डायमेंशन के अंदर भेज दिया ताकि वे लोग अपनी साधना को वापस प्राप्त कर सके। साथ ही इसने 10-10 बंद कॉस्मिक लिक्विड उन दोनों को भी दे दिया। शौर्य जानता था कि समरलोक में उसे इन्हीं दोनों की मदद लगने वाली है। शौर्य अब रक्त सम्राज्ञी की बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पास बड़े दादाजी आ गए। उन्होंने शौर्य से कल होने वाले लक्ष्मी पूजन के बारे में पूछा। ये सुनकर शौर्य ने भी तुरंत कुछ सोचा और बोला, दादाजी कल हम अष्टलक्ष्मी की पूजा करेंगे, साथ ही हमारे फैक्ट्री की भी पूजा करेंगे। दादाजी ने शौर्य के बात पर हामी भरी और अपने कमरे में चले गए। शौर्य ने कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर कल के इवेंट के बारे में बताया और कल शाम सारे एम्प्लॉइज को फैक्ट्री पर इनवाइट किया। कुछ देर बाद शौर्य नींद की आगोश में चला गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सभी ने नए कपड़े पहने और सभी लोग तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गए। पूरा डाइनिंग टेबल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। घर के नौकर भाग दौड़ करके सारा सामान तेजी से लाकर टेबल पर रख रहे थे। टेबल पर सभी के सामने तरह तरह की मिठाइयाँ और बाकी चीजें रखी गई थी। सभी लोगों ने पेट भरकर नाश्ता किया और फिर दिन भर के कामों के हिसाब से अपने अपने काम पर चले गए। तभी शौर्य अपने घर से बाहर निकला। परवाज उसने नए अच्छे कपड़ों के अलावा अपना भेष एकदम सीधा साधा बनाया। पैरों में स्लीपर्स पहन लिए और साधारण कपड़े पहनकर वह बाहर आम लोगों की जिंदगी नजदीक से देखने के लिए निकल गया। शौर्य जब अपने घर से बाहर निकला तो उसने सीधा पास ही का रेलवे स्टेशन ढूंढा, जो कि सायन रेलवे स्टेशन था। वहां भीड़ में खड़े रहकर शौर्य हर उस आदमी को देख रहा था जो अपने पेट पर बैग टांगे अपने काम पर जा रहे थे। उसने लोकल ट्रेन का एक टिकट लिया और बैठ गया। डिब्बे के अंदर उसने वही सीन देखा। कुछ लोग अपने मोबाइल में देख सोशल मीडिया पर सर्फ कर रहे थे तो कुछ लोग शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे थे। हर कोई अपने धुन में मशगूल था। हर किसी के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे। इसी बिजी लाइफ में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स गप्पे लड़ा रहे थे तो कुछ अपनी मोटी मोटी किताबें निकालकर उन्हें गौर से पढ़ रहे थे। तभी शौर्य की नज़र बगल के डिब्बे पर गई। ये लेडीज डिब्बा था। यहाँ पर सिर्फ औरतें और लड़कियां बैठी थी। वे लोग भी अपने काम पर जाने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठकर निकल चुके थे। तभी शौर्य के बगल में खड़ा आदमी शौर्य से बोला, तो क्या दिख रहा है तुम्हें शौर्य? क्या ये सभी लोग तुम्हें लगता है कि कली के बारे में सोच रहे होंगे? तो उसका उत्तर होगा नहीं। इन्हें सिर्फ इनके पेट पालने की पड़ी है।
इन्हें 2 वक्त की रोटी कमानी है और कुछ बचत करके इस शहर में अपने सपनों का घर लेना है, गाड़ी लेना है और अपनी जिंदगी आराम से बितानी है। अगर कल ये दुनिया कली द्वारा तबाह भी कर दी जाए तो भी ये लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये लोग कुछ देर के लिए रोएंगे और सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाएंगे। जब शौर्य ने ये आवाज सुनी तो उसकी आंखें फैल गई और बोल पड़ा, ब्रह्मदेव आप। ये सुनकर उस आदमी ने हंसकर शौर्य को देखा और उसने आंखें बंद कर दी। उसके बाद वह आदमी फिर एक बार आंखें खोलकर शौर्य को घूरने लगा। ये देख शौर्य ने अपनी नजरें फेर ली, पर अब उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। क्या बताना चाहते थे ब्रह्मदेव शौर्य को? क्या ये कोई नए परीक्षा का आगाज है? क्या शौर्य को एक आन इंसान की जिंदगी जीनी पड़ेगी? क्या करेगा शौर्य आगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, कृपया हमें सपोर्ट करें।